carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Mark this. This is definition. एंटीबायोटिक्स एक्चुअली 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुई एंड बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया मेडिसिन के फील्ड में. इसके पहले तक बहुत सी बीमारियां ऐसी थी जो क्योर नहीं होती थी. ऐसे इनक्योरेबल डिजीज के लिए क्योर आया बाय द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. टीबी जैसी कुछ बीमारियां जो कि अब हमारे इंडिया में भी नहीं होती है, एंटीबायोटिक्स को यूज करके उसके वैक्सीन बना के अब टीबी जैसी बीमारी भी बहुत से देशों में से कंप्लीटली गायब कर दी गई है. एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं एंड कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआस को भी डिस्ट्रॉय करते हैं. Some antibiotics are useful against wide varieties of bacteria. They are called as broad spectrum antibiotics. Underline this. Some antibiotics can destroy and are useful against a wide variety of bacteria are called as broad spectrum antibiotics. Example भी underline करो. Ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. These are the name of antibiotics which are broad spectrum antibiotics. कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें जल्दी से पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है. बीमारी का कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पहचान नहीं पाते हैं, डिटेक्ट जल्दी से नहीं होता है. उस केसेस में भी अगर उस बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हो तब भी इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन का यूज किया जाता है उनको क्योर करने के लिए. नाउ एक और एक डेफिनेशन. Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. An example of those are penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. हमारे यहाँ इंडिया में पुणे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टैब्लिश हुआ है, ये मीजल्स, जॉन्डिस, फीवर एंड डिजीज ऑफ लंग्स जैसी बीमारियों पर WHO की हेल्प से वायरस पर स्टडीज करते हैं एंड बहुत सारी डिजीज को क्योर करने के एंटीबायोटिक्स पर भी रिसर्च यहाँ पर होती है. ठीक है. इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को देखना है एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन, जिसके बारे में छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दिया था मैंने आपको. पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए अपने को थैंकफुल होना चाहिए डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे एंड वो कई वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी के ऊपर रिसर्च करते रहते थे अपने लैब के अंदर. एंड जब साइंटिस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी पर रिसर्च करते हैं ना तो कांच की छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिन पर उनको ग्रो कराते हैं लैब के अंदर. इन कांच की छोटी छोटी प्लेट्स को पेट्री डिश बोलते हैं. कटोरी, सब्जी की प्लेट होती है ना, उसके जैसी प्लेट होती है कांच की. सो एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब वो स्टेफिलोकोकी नाम के बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि जो स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया के कल्चर के पास ही एक फंगल कॉलोनी ग्रो हुई थी. थोड़े दिनों तक उसके रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया था उसका कल्चर वहां से गायब ही हो गया. कल्चर मतलब उसकी ग्रोथ, एग्रीकल्चर जैसा कल्चर कर रहे थे बैक्टीरिया का, तो उन्होंने ये देखा कि फंगल ग्रोथ के कारण स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया पूरी तरह से डिसअपीयर हो गए. इसका मतलब उन्होंने आगे और इसमें स्टडी किया एंड रिसर्च करके ये कंफर्म किया कि जो फंगस स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया के आसपास ग्रो हो रहा था उसके अंदर से जो सिक्रीशन निकले होंगे, उस फंगस के अंदर से जो सिक्रीशन निकले होंगे उन्होंने पक्का इस बैक्टीरियल कॉलोनी को डिस्ट्रॉय किया होगा एंड तब इस प्रकार एक्सीडेंटली
एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुई, एंड इसीलिए इस पेनिसिलिन के डिस्कवरी के बाद से मेडिसिन इंडस्ट्री में, लोगों की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, एंड इसके लिए हमको ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलना शुरू हुई. So we should be thankful to Dr. Alexander Fleming for that. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है जो एक फंगस पेनिसिलियम से मिलती है, ठीक है. एंड बहुत सारे इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकी, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकी, इनके से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण बीमारियां होती हैं, इन पर अटैक करके उनको क्योर करने के काम में आती हैं. ऐसे मेडिसिन जिनमें पेनिसिलिन होता है, they are also useful to treat some bacterial infections of ear, nose, throat and skin, and as well as disease like pneumonia and scarlet fever. इन पर भी ये यूज होते हैं. बट पेनिसिलिन से बनने वाले एंटीबायोटिक्स या कोई और एंटीबायोटिक्स जो भी हम इनटेक करते हैं, उस एंटीबायोटिक्स की स्पेशलिटी इतनी सुपीरियर होती है, इतने सुपरफिशियल होते हैं कि इनको लेते टाइम हमको बहुत सारे कॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं. कॉशंस मींस प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ध्यान में रखना पड़ता है. टर्न ऑन पेज नंबर 92 ऑफ योर बुक and see the pink paragraph as caution given in textbook. Very first is, antibiotics should be taken only when prescribed by a doctor. बहुत important चीज, antibiotics जब तक डॉक्टर नहीं बोलते तब तक लेनी नहीं चाहिए. Second, don't purchase any antibiotic from medical store without a prescription from a doctor. अगर आपको पता भी है तो भी किसी भी फार्मेसी से आप डायरेक्टली किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स कभी नहीं मांगेंगे. Don't consume antibiotics on your own to treat common diseases like throat infection, common cold or influenza. साधारण सर्दी बुखार जैसे फ्लू जैसे इन्फेक्शन के लिए कभी भी अपने आप से इन मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए. एक बार डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया, एंड उस एंटीबायोटिक्स का जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उस डोज को कंप्लीटली लेना आवश्यक होता है, बहुत कंपलसरी होता है. उस आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन की एंटीबायोटिक हमने ले लिया, हमारी तबीयत ठीक हो गई है. आपको अगर ऐसा लगता भी है तो भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है. लास्ट थिंग, आपको अगर किसी एक एंटीबायोटिक से आपकी बीमारी ठीक हुई हो तो आप किसी दूसरे को वो ही एंटीबायोटिक कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो आपको क्योर कर रही हो, सामने वाले को जरूरी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक और उसका वही डोज उसके लिए भी हेल्पफुल होगा. So these are the main cautions we have to take care while taking antibiotics. ठीक है? So till here we have seen the microorganisms which are useful to us. Then, and now we have to see harmful microorganism. कुछ एक microorganisms ऐसे भी होते हैं जो harmful होते हैं. Viruses and bacteria की एक बहुत बड़ी list which is given on page number 94, and we have already studied the pathogens, the microorganisms that cause diseases in human being. इसकी एक बहुत बड़ी list we have already studied in 8th standard, and which is also given on page number 94 that you can study by your own, because everything is given on that table. The name of the disease, pathogen causing that disease, and mode of infection and prevention measures. Everything is given there, so that is to be read only. Okay. Now come back to page number 92. We have to see some important harmful microorganism. Let us see fungi. कुछ फंगी जैसा अभी हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के तरह से मेडिसिन के फॉर्म में यूज होती हैं, बट सम फंगीज आर अगेन हार्मफुल टू अस. ऐसे फंगीज हमको किस किस तरह से प्रॉब्लम दे सकती है, लेट अस सी दैट. बारिश के दिनों में आपने लेदर आर्टिकल्स, पर्स, बेल्ट, बैग्स,
एंड जूट के बोरे ये सब खराब होते हुए देखे होंगे। इनके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है एंड फंगस ग्रो करने के बाद क्या होता है, काफी दिनों तक अगर वो मॉइस्चर कंडीशन में पड़े रहें तो फिर वो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आर्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक फंगी के कारण खराब होते हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं फंगी के, ये एटमॉस्फेयर में, एयर में ही होते हैं। जब इनको सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है एंड सफिशिएंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की, ये जो होते हैं ये कॉटन फैब्रिक के ऊपर, लेदर के ऊपर एंड जूट बैग्स के ऊपर, वुडन आइटम्स के ऊपर वहां पर गिर जाते हैं, वहां पर जर्मिनेट हो जाते हैं एंड फंगल हाइफीज डेवलप कर लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। एंड इसी वजह से रिप्रोड्यूस होने के बाद ये उन्हीं फूड मटेरियल की तरह उन आर्टिकल्स को यूज करते हैं, लाइक कॉटन फैब्रिक, लेदर। Chalo, there were some connection issues. Everyone is here in the class, no? Okay. हाँ. So what I was saying कि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स एटमॉस्फेयर में ही होते हैं एंड जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, तो ये इन सारे आर्टिकल्स को अपना फूड बनाते हैं, उसी में से फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उनके हाइफास जो होते हैं रूट्स के जैसे, ये इन आर्टिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करके घुस जाते हैं, वहां से वो फूड लेते रहते हैं। इस वजह से ये जो मटेरियल होते हैं ये बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, वीक होके सड़ जाते हैं। डन। सो फंगी इस तरह से चीजों को खराब करती है। चलो, कई बार आपने ये देखा होगा कि जो फूड आइटम्स घर के अंदर होते हैं, लाइक अचार, मुरब्बा, जैम, इन सब के ऊपर भी काला काला सा पाउडर आ जाता है या फिर एक सफेद सफेद फंगस की जैसी डिस्क फ्लोट करने लगती है। ठीक है, वो क्या चीज होती है? एक्चुअली फूड आइटम्स के ऊपर भी बहुत सारी फंगी ग्रो करती है। जैम, मुरब्बा, जैम, सॉसेस, चटनीज, इन सब के ऊपर फंगी ग्रो करती है एंड उन्हीं में से अपना फूड लेती रहती है, अब्सॉर्ब करते रहते हैं एंड रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। इस एक्टिविटी में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे माइकोटॉक्सिन्स रिलीज होते रहते हैं जो बहुत ही पॉइजनस और केमिकल्स होते हैं, ये अपने फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं एंड इसीलिए ऐसे फूड आइटम जिनके ऊपर फंगी ग्रो हो गई हो, जैम, सॉसेस, अचार, इन सब के ऊपर जिन पर फंगी ग्रो हो गई हो, ऐसे फूड आइटम्स खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे आइटम्स खाने नहीं चाहिए क्योंकि फंगी ग्रो हो जाती है, तो फंगी तो अपना फूड लेती रहती है, लेकिन उससे निकलने वाले जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं वो इस फूड को पॉइजनस कर देते हैं। सो अंडरलाइन दिस, fungi releases mycotoxin given on page number 93. Think about it paragraph, which is second paragraph of this page. Fungi release mycotoxins. Done? Okay. So this was about fungi that can cause harm to us. Okay. Now come to another harmful microorganism named as Clostridium. क्लॉस्ट्रीडियम जनरली फूड पॉइजनिंग के साथ कनेक्टेड बैक्टीरिया होता है। क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये स्पॉइल करता है कुक्ड फूड को, पके हुए फूड आइटम्स को स्पॉइल करने वाला बैक्टीरिया होता है। रॉड शेप का होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है एंड फ्री लिविंग भी होता है, कॉलोनीज में भी रहता है। इनमें से कुछ जो होते हैं ये एलिमेंट्री कनाल, ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कनाल एंड कुछ एनिमल्स की भी एलिमेंट्री कनाल्स के अंदर रहते हैं। ऐसे लगभग नियर अबाउट 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस बैक्टीरियम इज फाउंड। रॉड शेप होते हैं, बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स बनाते हैं एंड इनके स्पेशल कैरेक्टर्स में ये होता है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। सो दीज आर एनारोबिक बैक्टीरियम। कुछ एक बैक्टीरियम का एग्जांपल्स अपने को डायग्राम नंबर 8.4 में दिया है। दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। इफ यू हैव पेंसिल विथ यू,
mark some speciality of these bacteria which is not given in the book. Clostridium tetani जो होता है ये सॉइल के अंदर रहता है, मोस्टली सॉइल में मिलता है एंड टिटनस कॉज करता है. टिटनस नाम की प्रॉब्लम बीमारी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है. हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में मिलने वाला क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो होता है ये एक ऐसा बैक्टीरियम होता है, ऐसा क्लोस्ट्रीडियम है ये जो हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है एंड डायरिया एंड लूज मोशंस करता है जिसके कारण. नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिसके वजह से अगर इस बैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड कई बार तो ये फैटल हो जाता है, इवन डेथ भी कॉज करता है. जनरली ये बैक्टीरिया प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स में मिलता है. जो प्रिजर्व्ड बीन्स मिलते हैं, फिश जैसे आइटम मिलते हैं, मीट जैसे आइटम मिलते हैं, जो प्रिजर्व्ड पैक्ड फूड आते हैं, टिन फिश आती है, जो टिन में पैक होते फिश आती है, इन सब के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मिलता है एंड दैट कैन कॉज वेरी डेंजरस नर्वस प्रॉब्लम टू अस. लास्ट इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल. ये एक ऐसा क्लोस्ट्रीडियम स्ट्रेन है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर डायरिया एंड कोलाइटिस नाम की बीमारी क्रिएट करता है, which is again a problem of colon. The large intestine का एक पार्ट कोलोन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड बहुत मुश्किल से ये ठीक होता है. So this was all about Clostridium bacteria. क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआस एंड फंगीज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते रहते हैं. ठीक है, फाइन. नाउ द लास्ट थिंग, लाइकन. टर्न ऑन पेज नंबर 74. लाइकन एक्चुअली एक सिम्बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, जिसको दगड़ फूल बोलते हैं एंड जो अपने इंडियन फूड में एक कॉन्डिमेंट की तरह यूज होता है, मसाले की तरह से यूज होता है. लाइकन का एक स्ट्रेन जिसके अंदर साइनोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया और एक फंगी दोनों मिल के सिम्बायोसिस के फॉर्म में रहते हैं एंड ये एक मसाले के जैसे यूज होता है. तो दिस was all about the microorganism, friend and foe. ठीक है, now you can ask your difficulties, turn on your videos and you can ask the difficulties.